तो इससे पहले आपको जो है मैं पढ़ा चुका हूँ वैद्युत सेल, ठीक है। और वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताया जा चुका है, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है भाई सेल के टर्मिनल विभवांतर सेल के टर्मिनल विभवांतर। लास्ट टाइम भी टर्मिनल विभवांतर बता चुका हूँ है क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर को कैपिटल भी लिखते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को क्या लिखते हैं, कैपिटल ई। टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, और तीसरी चीज है आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध को क्या लिखा जाता है, स्मॉल आर में संबोधित। कैपिटल भी यानी टर्मिनल विभवांतर, कैपिटल ई यानी कि विद्युत वाहक बल, और प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के बीच संबंध क्या है ये हम स्थापित करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम एक सिंपल सा परिपथ बनाते हैं कि सपोज के लिए कोई सेल है भाई और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस सेल को हम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे हम एक सेल दिखाते हैं और जो ये जिगजैग लाइन छोटी वाली ये आंतरिक प्रतिरोध दिखाती है, ठीक है ना। और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है भाई वो कैपिटल ई है, और कैपिटल ई हमेशा किधर से किधर को होगा, सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होगा, ठीक है। इस सेल को हमने एक बाहरी परिपथ, इस सेल से हम एक बाहरी परिपथ में धारा दे रहे हैं, और वो बाहरी परिपथ सपोज के लिए उस बाहरी परिपथ में धारा देने के लिए हम एक कुंजी लगा देते हैं और एक प्रतिरोध लगा देते हैं भाई, और एक धारा मापी भी लगा लो। चलो अब कितनी धारा देंगे वो नापने के लिए एक धारा मापी भी लगा देते हैं। ये कुंजी के हो गई, ये प्रतिरोध बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया, और ये धारा मापी है भाई ए हो अमीटर, अमीटर बोलते हैं धारा मापी, ये एक धारा मापी है, ठीक है ना। ये कुंजी है की, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, यानी कि बाह्य प्रतिरोध है भाई, उस परिपथ का प्रतिरोध जिसमें कि हम धारा भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर, जो प्रतिरोध है इसके सिरों का टर्मिनल विभवांतर नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दो भाई। ये वोल्टमीटर है, ये क्या नापेगा, टर्मिनल विभवांतर नापेगा, ठीक है। इस परिपथ से सपोज के लिए आई एम्पियर की धारा मिल रही है, चल जाएगी, और यहां से आई एम्पियर की धारा वापस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो चित्र के अनुसार आप लिखोगे कि चित्र में एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, मान लेते हैं, माना स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध एवं कैपिटल ई विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल वाला सेल एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है भाई, बाह्य परिपथ जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है से एक कुंजी की सहायता से जोड़ा है, कुंजी की सहायता से जोड़ा गया, ठीक है ना। जैसे हम कुंजी के को ऑन करेंगे भाई,
कुंजी के को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, परिपथ में क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगती है। ठीक है, और परिपथ के सिरों, बाह्य परिपथ कैपिटल आर के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर, बाह्य परिपथ के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर मापने के लिए एक, देखो चित्र में दिख रहा है ना आपको, एक वोल्टामीटर लगाया गया है, एक वोल्टामीटर कैपिटल वी, तथा धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए, वैसे ये थ्योरी आपको खुद लिखनी चाहिए। धारा मापने के लिए एक अमीटर, अमीटर को क्या लिखते हैं, अमीटर यानी धारा मापी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अमीटर आप हिंदी में धारा मापी भी लिख सकते हो। अमीटर ए लगाया गया, ठीक है। क्या क्या परिपथ में जुड़ा हुआ है ये समझ गए। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं, जैसे ही कुंजी ऑन करने पर, कुंजी परिपथ में एक धारा बहने लगती है भाई, परिपथ में धारा आई बहने लगती है। जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं, परिपथ में एक धारा बहने लगी। अब कितनी धारा बहेगी, मान लेते हैं, माना टी सेकंड में परिपथ में आई एम्पियर धारा, टी सेकंड तक लिखो, टी सेकंड में नहीं बल्कि टी सेकंड तक परिपथ में आई एम्पियर धारा बहती है। तो परिपथ में प्रवाहित आवेश निकाल लो पहले। परिपथ में प्रवाहित आवेश आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है भाई, आई टी। Q बराबर कितना हुआ, I इंटू टी, ठीक है। अब इसलिए सेल द्वारा किया गया कार्य, Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर क्या होता है, देखो विद्युत वाहक बल की परिभाषा से आपने देखा हुआ है E बराबर क्या होता है भाई, E बराबर होता है W बटे Q होता था। परिभाषा क्या थी विद्युत वाहक बल की, कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जितना काम करना पड़ता है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, यही परिभाषा थी। तो E बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा भाई EQ, और फाइनली W विल बी, EQ का मान कितना होता है, इसको मैं समीकरण नंबर बना दे रहा हूँ फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर बना दिया, ठीक है। W बराबर हो गया क्या, EI T। यहां तक कुछ पूछना है। अब जो ये कार्य किया जाएगा भाई, ये दो भागों में बटेगा। देखो कैसे बटेगा, एक तो सेल के भीतर और एक सेल के बाहर। सेल के भीतर कितना कार्य हुआ, सेल द्वारा कितना कार्य किया गया ये निकालेंगे, बाह्य परिपथ में कितना कार्य किया गया ये निकालेंगे। और आप जानते हैं कि ऊर्जा या कार्य क्या होता है, हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य और आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य, दोनों का योग किसके बराबर होगा, कुल कार्य के बराबर होगा, ठीक है। अब सेल के बाहर, अब देखो बाह्य परिपथ में, इसको मैं लिख देता हूँ, बाह्य परिपथ में कार्य, इस कार्य को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो सेल के बाहर कैपिटल R जो बाह्य प्रतिरोध है भाई, किस सिरों के बीच विभवांतर,
आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना है भाई? ध्यान से देखो कितना है। सेल के बाहर विभवांतर कितना है? कैपिटल। पहले हम बाह्य परिपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। विभवांतर कितना है? v है। तो जो एक्सटर्नल कार्य किया गया, इसलिए इसको मैं लिख देता हूं, इसलिए बाह्य परिपथ में कार्य, बाह्य, और ध्यान रहे कि कार्य हमेशा सेल ही करेगा। परिपथ में कृत कार्य, कृत, और बाह्य परिपथ में कृत कार्य को मैं WEXT लिख देता हूँ। EXT स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू वही V बराबर W अपॉन Q होता है। V बराबर क्या होता है? और Q बराबर V बराबर जब W अपॉन Q होता है वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। Q का मान कितना होता है? IT, ठीक है। अब आंतरिक परिपथ में, आंतरिक परिपथ माने कौन सा परिपथ? ये सेल के भीतर, यहां से लेकर, और अब जरा ध्यान से देखो, सेल के भीतर क्या होता है? सेल के भीतर जो है एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो किसके कारण होता है? सेल का जो घोल होता है, वैद्युत अपघट्य का जो घोल होता है, उसके कारण होता है। वो धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अब होता क्या है, ध्यान दो कि जब सेल के भीतर जो धारा बहती है यानी आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होने के कारण जो आंतरिक प्रतिरोध है ये उसके मार्ग में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। बाधा उत्पन्न करने के कारण क्या होगा कि इसका वोल्टेज कुछ घट जाता है। यहाँ पे सेल के भीतर विभव पतन होता है, उसको बोलते हैं हम विभव पतन या वोल्टेज डाउन, ठीक है। अब सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध के कारण, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के कारण सेल के भीतर विभव पतन, विभव पतन स्मॉल v होगा। सेल के भीतर विभव पतन कितना है? स्मॉल v है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य, तो सेल द्वारा आंतरिक परिपथ में है कृत कार्य, अगर हम इसको W इंटरनल लिखें, INT लिख दे रहा हूं मैं, INT स्टैंड्स फॉर इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक। तो ये हो जाएगा विभव पतन है भाई स्मॉल VIT, स्मॉल VIT लिख दो। अब देखो, चूंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू V बराबर I इंटू R हो जाएगा, तो इस W इंटरनल बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसको मैं बना दे रहा हूं समीकरण नंबर 3। WIT यानी कि आंतरिक परिपथ में किया गया कुल कार्य हो जाएगा I स्क्वायर RT। आ गई बात समझ में? अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि न तो हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, न ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है कि नहीं? तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आप कह सकते हैं कि कुल कृत कार्य जो है बाह्य परिपथ में कृत कार्य और आंतरिक परिपथ में कृत कार्य के योगफल के बराबर होगा, और इसलिए W बराबर हो जाएगा कुल कृत कार्य WI एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। दोनों को जोड़ो, W का मान कितना था भाई? W का मान था EIT, ठीक है, और W एक्सटर्नल का मान था VIT, और W एक्सटर्नल का मान, सॉरी, और इंटरनल का मान है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर IT तीनों, दोनों पक्षों से कट सकता है। E बराबर बच गया V प्लस I, तो कट गया IR,
वी प्लस वी प्लस आई आर, ये आप कह सकते हैं वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, और इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 4, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहाँ इस समीकरण नंबर 4 से आप देखो, ध्यान से देखो, तो v का मान ई माइनस आई आर के बराबर है भाई, यानी कि जो वोल्टेज है, टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है, ठीक है। और कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि जब हम सेल से धारा लेते हैं भाई, सेल से क्या लेते हैं, ठीक है, तो सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध की उपस्थिति के कारण कुछ वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है, विभव पतन होता है, और उसी के कारण जो टर्मिनल विभवांतर है वो जो है हमेशा किसके कारण, किससे कम होगा, जब सेल से धारा ली जा रही हो तो टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। ई विल बी, हमेशा ई का मान जो है, ई इज लेस देन वी, कब, शर्त यह है कि जब सेल से धारा ली जा रही हो, जब सेल से धारा ली जा रही हो, और जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, जब, इसका हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेल हमने केवल लगाया हुआ है, कुंजी ऑफ की है भाई, कुंजी हमने ऑन नहीं की है, तो जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, कोई धारा न ली जा रही हो, तो आई बराबर 0 हो जाएगा, आई इक्वल टू, और समीकरण थर्ड फोर्थ में रखो तो वी बराबर कितना हो जाएगा, अगर सेल से कोई धारा न ली जा रही हो तो जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा, परिपथ का जो टर्मिनल विभवांतर होगा या बाह्य परिपथ के सिरों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इसके बराबर, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 पे आप कंसंट्रेट करो कि v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना, r कभी 0 नहीं हो सकता है, तो सिर्फ 0 क्या हो सकता है, इसमें संभावना ये है कि i 0 हो सकता है, क्योंकि r का मान जो है क्या है भाई, r का मान तो एक निश्चित मान होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो कैपिटल E है भाई, v के मान चेंज हो सकता है, देखो अभी आपने कहा कि v का मान e से छोटा है, v का मान e के बराबर है, ठीक है ना, v का मान चेंज हो सकता है लेकिन e का मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता, e जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, चाहे आप उससे धारा ले रहे हो या उससे धारा न ले रहे हो, आप किसी परिपथ, कैसे परिपथ में उसमें धारा बह रही, इससे ई के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब मिटाओ मैं इसको, यहां से इसी परिपथ, इसी को आगे बढ़ाऊंगा है, थोड़ा सा देखो, अभी आपने जो समीकरण नंबर 4 देखी वो क्या थी आपके पास, समीकरण 4 थी क्या, E बराबर v माइनस, नहीं, v बराबर ई माइनस आई आर, v इक्वल टू ई माइनस, यही थी समीकरण नंबर, इसी समीकरण को आगे बढ़ाऊंगा और यहां से हम निकालेंगे अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की गणना। देखो समीकरण 4 से ही उठाएंगे, समीकरण नंबर
आई आर बराबर कितना हो जाएगा, आई आर बराबर हो जाएगा ई माइनस बी, ई माइनस हो जाएगा, और आर बराबर हो जाएगा भाई ई माइनस बी अपॉन आई। आर बराबर कितना हो गया, चौक का डब्बा कहाँ है, ई माइनस बी अपॉन आई आ गया। अब देखो, चूंकि आप जानते हैं वी बराबर क्या होता है भाई, आई इंटू, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, ठीक है ना। तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, वी अपॉन, इसको यहां पे रख लो, मान उठा के रख सकते हैं। तो आर स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा भाई ई माइनस वी अपॉन आर, वी अपॉन, ये आर ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर इंटू ई माइनस वी अपॉन वी। और इसको वैसे यहाँ पे हो गया, लेकिन इसको और सरल कर सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर को ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों का हम हर अलग अलग लिख सकते हैं, ई अपॉन वी, ई अपॉन माइनस वी अपॉन वी, स्मॉल आर इज फाइनली कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। और इसको हम समीकरण नंबर चाहो तो क्या बना सकते हैं, 5, समीकरण नंबर। तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता है भाई बाह्य प्रतिरोध गुणा गया ई अपॉन वी माइनस 1, जहां ई जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, और कैपिटल वी क्या है, वी क्या है, वी टर्मिनल विभवांतर है भाई, जो बाह्य परिपथ जोड़ा गया है उसके सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर। अगली बात समझ में, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे परिपथ में धारा। परिपथ में धारा आई की गणना, परिपथ में धारा का मान, ठीक है। फिर वही समीकरण नंबर 4 से उठाओ, इसलिए मैंने समीकरण नंबर 4 दोबारा लिखी, समीकरण 4 से ही उठाओ इसको भी, समीकरण 4। देखो v बराबर क्या होता है भाई, ई माइनस आई आर, v बराबर ई माइनस, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है भाई, बाह्य परिपथ के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V है, और बाह्य परिपथ में धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, तो V बराबर I इंटू आर यहाँ पे रख दो। तो इसलिए आप कहेंगे I इंटू कैपिटल R बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, आई को कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल ई, and finally you will get I equal to E upon capital R plus small r। समीकरण नंबर कौन सी बन रही, जहां तक जा रही जाने दो, 6 हो गया फिलहाल। आई बराबर होता है कैपिटल ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना। यहां से आप कह सकते हैं कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा बराबर होता है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बट्टे
परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का, देखो जो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है वो परिपथ का कुल प्रतिरोध है भाई, टोटल रेजिस्टेंस है कि नहीं। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, आंतरिक परिपथ में कितना प्रतिरोध है, स्मॉल आर है, तो कुल प्रतिरोध हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से आप धारा परिपथ में किसी सेल से कितनी धारा दी जा सकती है या किसी समय कितनी धारा दी जा रही है, उसकी परिभाषा आप इस प्रकार से देंगे कि किसी भी परिपथ में धारा का मान प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल और परिपथ में प्रयुक्त कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। लिखना चाहो तो नोट कर लो। इस सेल में जो परिपथ में जो धारा का मान है वो किसके बराबर होता है भाई, परिपथ में धारा का मान सेल के विद्युत वाहक बल तथा परिपथ के कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या लिखा, परिपथ में जो धारा का मान है वो प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो ये है भाई सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध कैसे निकालना है। ठीक है ना, पहले कुल सेल द्वारा कुल कृत कार्य निकालो, फिर आंतरिक परिपथ में कितना कार्य हुआ, बाह्य परिपथ में कितना कार्य हुआ वो निकालो, फिर दोनों को जोड़ के बराबर रख दो। आंतरिक परिपथ कुल कार्य बराबर बाह्य परिपथ में किया गया कार्य प्लस आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य, दोनों को जोड़ दो। वहां से V और E के बीच संबंध निकालो, V और E के बीच संबंध निकलता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। उसके बाद परिपथ का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसे निकालना है, परिपथ में जो धारा का मान है वो कैसे निकालना है, वो मैं आपको बता दूँ। आगे बात समझे, तो यहाँ पे ये आर्टिकल समाप्त होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं, कुछ पूछना किसी को? बिल्कुल नहीं, पूछी जाती है आर्टिकल एग्जाम में, ध्यान रहे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो तुम्हारे पास है वो क्यों है, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के जो जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं, ठीक है, उनमें वैद्युत धारा की कैलकुलेशन करने के लिए, जटिल वैद्युत परिपथों में वैद्युत धारा की गणना। अगर कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है ना, जो कि सिंगल, जिसमें कि एक सिंगल तार नहीं है, जिसमें कि एक सिंगल धारा नहीं जा रही है, एक से ज्यादा धाराएं जा रही हैं, एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं, एक से ज्यादा प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो उन परिपथों में हम वैद्युत धारा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए किरचॉफ दो नियम देता है। पहला नियम जो है किरचॉफ का पहला नियम, प्रथम नियम किरचॉफ का, इसको धारा नियम भी बोलते हैं, धारा नियम या करंट लॉ, इसको आप क्या बोलेंगे, दो नियम है भाई किरचॉफ के। और पहला नियम है वो धारा नियम, दूसरा नियम वोल्टेज लॉ। एक तो धारा के लिए और दूसरा वोल्टेज के लिए। ठीक है ना, तो जो पहला नियम है वो क्या कहता है, देखो सिंपल सा नियम है। पहला नियम तो बहुत ही आसान है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि का मतलब है कि कोई पॉइंट है, इस पर कई सारी धाराएं मिल रही हैं,
सपोज के लिए इसमें 5 धाराएं हैं, इससे I1 धारा आ रही है, इससे I2 धारा जा रही है, इससे I3 धारा आ रही है, इससे I4 धारा आ रही है और इससे I5 धारा क्या हो रही है, जा रही है। ये कोई संधि है भाई, इसको वैद्युत संधि का नियम भी बोलते हैं कई बार, वैद्युत संधि का नियम, पहले नियम, ठीक है ना। तो पहला नियम जो किरचॉफ का है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है भाई कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब आप जानते हैं चूंकि वैद्युत धारा अदिश राशि, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें हम वैद्युत धारा की दिशाएं दिखा रहे हैं, वैद्युत धारा की दिशाएं दिखाई जा रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये इधर को आ रही है धारा, इधर को जा रही है, इधर को आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो वैद्युत धारा चूंकि अदिश राशि है, फिर भी इसकी दिशा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा का प्रवाह जो है, वैद्युत का जो प्रवाह है वो आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। और आवेश वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, वैद्युत धारा धन आवेश के प्रवाह के विपरीत, धन आवेश की दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा प्रवाहित होना माना जाता है। वैद्युत धारा हमेशा ये मानते हैं कि धनावेश जिस दिशा में जा रहा है भाई, उस दिशा में वैद्युत धारा जा रही है। और ये ध्यान रहे, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है, मान लिया, ठीक है ना। तो पहला नियम जो है किरचॉफ का वो यही है कि किसी वैद्युत संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम जो है वो ये है कि किसी वैद्युत संधि या संधि सिंपल ले दो, जॉइंट संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का, समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और आप फिर से यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीजगणितीय योग लिया हुआ है। बीजगणितीय योग कब लेते हैं, जब हम चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है ना। अब चिन्ह हम कैसे लेंगे, इस समय इस नियम को लगाते समय आपको नोट करना है कि संधि की ओर धारा, संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक क्या लेनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तथा संधि से बाहर जाने वाली, संधि से धाराओं को ऋणात्मक लेना है। ये इस नियम को लगाने का, यूज करने का तरीका है भाई। जब आप किरचॉफ के पहले नियम को यूज करोगे कहीं पे, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लेंगे, धनात्मक, और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है ना, ठीक है भाई। और चित्रानुसार ये कोई संधि ओ है मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, जिस पर 5 धाराएं मिल रही हैं भाई, 3 धाराएं इसकी ओर आ रही हैं, 2 धाराएं इससे बाहर जा रही हैं। तो जो बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसका मतलब है कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। अभी आपने कहा ना कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0। और इस नियम को लगाने का तरीका ये है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को आप धनात्मक लेंगे और संधि से जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे,
ऋणात्मक लेंगे भाई, ठीक है। अब आप लिखो, इसको हम तार 1, इसको तार 2 ले लेते हैं, तार 3 ले लेते हैं, इसको तार 4 ले लेते हैं, और इसको तार क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो आप लिखोगे कि चित्र के अनुसार संधि O पर, चित्रानुसार संधि O पर 5 चालक 1 2 3 4 5, संधि O पर 5 चालक 1 2 3 4 5 जुड़े हैं, जिनमें बहने वाली धाराएं I1 I2 I3 तथा I4 और I5 है। जिनमें बहने वाली धाराएं कितनी हैं, I1 I2 I3 I4 और I5, ठीक है। I1 I3 I4 संधि की ओर आ गए, संधि की ओर दिख रहे हैं, वो चित्र में दिख रहे हैं, संधि की ओर आ रही हैं, अतः धनात्मक होंगी। तथा कौन कौन सी जा रही है, I1 I2 और I5, I2 तथा I5 संधि से दूर जा रही है या संधि से बाहर जा रही है। तो क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक ले जाएंगे, ठीक है। और इसलिए आप कह सकते हैं कौन कौन सी पॉजिटिव है, I1 संधि की ओर आ रही है, I2 जा रही है, माइनस ले लेंगे I2 को, I3 आ रही है, प्लस I4 भी आ रही है, I5 जा रही है, I5 जा रही है तो उसको माइनस ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। जो धाराएं आ रही है संधि की और उसको धनात्मक ले लिया, जो जा रही है उसको ऋणात्मक ले लिया। आप कह सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I5, I2 प्लस कह सकते हैं, माइनस वाला को उधर ले गए, अर्थात आप कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली कुल धारा, संधि की ओर आने वाली कुल धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली, संधि से जाने वाली कुल धारा। किसी वैद्युत संधि पर जितनी धारा आती है उतनी धारा वैद्युत संधि से चली जाती है, ठीक है। और इसका मतलब है कि संधि पर धारा संचय नहीं होता है। ये जॉइंट है, संधि पर कोई धारा संचय नहीं होता है। और इसका मतलब क्या है, धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा अपने आप में क्या है भाई, वैद्युत धारा अपने आप में क्या है, आवेश प्रवाह होने के कारण ही उत्पन्न होती है, ठीक है। अब संधि पर कोई धारा उत्पन्न नहीं है, संचयित नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि संधि पर कोई आवेश भी संचित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि संधि पर कोई आवेश संचय नहीं होता है, कोई आवेश संचय, संधि पर ना तो कोई धारा संचित होती है, ना कोई आवेश संचित होता है भाई। यानी कि संधि की ओर आने वाला कुल आवेश, देखो संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं बराबर संधि से जाने वाली कुल धाराएं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने या संधि पर आने वाला कुल आवेश और संधि से जाने वाला कुल आवेश आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसका मतलब है कि ये प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश
किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण को प्रकट करता है, आवेश संरक्षण को दर्शाता है। ठीक है। और नियम क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धारा संधि पर कोई धारा संचय नहीं होता है। धारा संचय नहीं होगा इसका मतलब संधि पर कोई आवेश संचय नहीं होता है। संधि पर आने वाला कुल आवेश और संधि से जाने वाला कुल आवेश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि आवेश न तो हम कर सकते हैं क्या उत्पन्न, और नहीं हम उसको कर सकते हैं क्या नष्ट। तो ये आवेश संरक्षण के नियम भी है भाई। जो किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। दूसरे शब्द हम उसको वैद्युत धारा वाला नियम भी बोलते हैं, वैद्युत धारा नियम बोलते हैं। और तीसरे शब्दों में हम उसको बोलते हैं वैद्युत संधि का नियम। आ गई बात समझ में? क्लियर? कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है मन में तो पूछ लो। आ रही होंगी तो आने दो, क्या दिक्कत है। तब होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। ठीक है। लेकिन योग हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ध्यान रहे। ठीक है। लेकिन देखो अगर जब आप कहीं धारा ला रहे हैं तो आपको वही धारा कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप धारा को एक जगह पे लाके इकट्ठी कर दो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो धारा जाएगी भी। जब धारा आएगी तो कहीं ना कहीं जाएगी। अब भले आप उसमें आउटगोइंग में सिर्फ एक पाइप एक लगाओ, क्या एक तार लगाओ, लेकिन आपको एक जगह पे आप धारा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। हो गई बात समझ में? तो ये है किरचॉफ का पहला नियम। टाइम कितना हो रहा है? टाइम ज़्यादा। बात दूसरा नियम कल बताऊंगा। ठीक है। याद समाप्त कर रहा हूँ।